अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी अपनी सीरीज़ के साथ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक रिपोर्टेड जजमेंट थी, मोहम्मद नईम वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एट्सेट्रा। तो रिट पिटिशन नंबर है 65675 ओवर 2021। तो ये जजमेंट जो है ना अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हुई है, और इसमें जो मेन आपका एक लीगल पॉइंट था वो जो है स्पेशल अटॉर्नी, उसका जो श्योरिटी होता है, और क्या जो जजमेंट डेटर है उसका जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, क्या वो जजमेंट उसके ख़िलाफ़ भी जो है ना एग्जीक्यूट की जा सकती है। और जो जजमेंट डेटर का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होगा और उसकी जगह पे अगर कोई श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवाएगा, उसका जो श्योरिटी ठहरेगा, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच और उसके बाद ऑप्शन वगैरह भी किया जा सकता है या नहीं। तो इस लीगल कंट्रोवर्सी को जो है ना इसमें रिजॉल्व किया गया है। तो मैं इसकी समरी जो है ना आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो ये समरी है इसकी, ये है जी। अच्छा, ये केस जो है एक फैमिली सूट था जिसमें एक लेडी ने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस किया, डॉवर और डाउरी आर्टिकल्स का और मेंटेनेंस का। तो इसमें केस डिक्री हुआ वाइफ और माइनस जो डॉटर्स थी उनके हक में। जो जजमेंट डेटर था उसका नाम था मोहम्मद अकबर। अब जो केस था मोहम्मद अकबर की जगह पे वो केस फाइल किया गया था, जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी था अब्दुल अजीज़ उसकी तरफ से। थ्रू आउट द केस जो है ना उसने रिप्रेजेंट किया मोहम्मद अकबर को एज ए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे ही वो केस डिक्री हुआ, लेकिन ये जो अब्दुल अजीज़ था स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये उस केस के अंदर जो है ना पार्टी नहीं था, तो सिर्फ स्पेशल अटॉर्नी के तौर पर जो है ना वो केस की देखभाल कर रहा था। अब जब एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हुई, द डिक्री कुड नॉट बी सेटिस्फाइड एंड द स्पेशल अटॉर्नी वाज सेंट टू सिविल प्रिजन। अब जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की गई तो डिक्री जो थी ना वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए वो जो स्पेशल अटॉर्नी था उसको क्या कर दिया गया, सिविल प्रिजन में भेज दिया गया। जो पिटिशनर मोहम्मद नईम था स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर स्पेशल अटॉर्नी। तो स्पेशल अटॉर्नी की जगह पे जो बंदा श्योरिटी हुआ, वो कौन था, वो मोहम्मद नईम था, और वही इस पिटीशन का जो है ना वो पिटिशनर भी है। तो जो उसने श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवाया था अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की शक्ल में, तो वो पिटिशनर्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, और ऑप्शन के लिए जो है ना उसका शेड्यूल जो है ना बना दिया गया, वो जो डिक्री थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसमें लीगल इशू ये था कि क्या कैन द प्रॉपर्टी ऑफ श्योरिटी फॉर स्पेशल अटॉर्नी बी अटैच्ड टू सेटिस्फाई अ डिक्री अगेंस्ट अ जजमेंट लेटर। यहाँ पे कोर्ट इशू जो था ना वो यही था कि क्या जो श्योरिटी है, जो कि स्पेशल अटॉर्नी के बिहाफ पे श्योरिटी हुआ और उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना रख दी एज ए श्योरिटी, तो क्या उसको अटैच किया जा सकता है डिग्री की सेटिस्फेक्शन के लिए। दूसरा ये था कि डज द स्पेशल अटॉर्नी अज्यूम पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द जजमेंट डेटर्स डिग्री। अगर कोई बंदा एज ए स्पेशल अटॉर्नी जो है ना केस को डील करता है, तो जैसे ही अगर वो जजमेंट, वो जो डिग्री है वो हो जाए, तो क्या वो उस जजमेंट की जो जजमेंट डेटर्स की जो लाइबिलिटी थी, क्या वो सेम लाइबिलिटी स्पेशल अटॉर्नी के ऊपर भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ये था, द कोर्ट हेल्ड दैट द स्पेशल अटॉर्नी वाज नॉट लायबल फॉर द डिग्री। पहली बात ये थी कि वो जो स्पेशल अटॉर्नी था ना वो डिग्री को लायबल, डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए वो लायबल नहीं था। क्यों, ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द ओरिजिनल सूट। पहली बात तो ये थी कि वो जो मेन केस था उसमें पार्टी नहीं बनाया गया था। दूसरी बात ये है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना उसके अंदर ये स्पेशल कंडीशन इम्पोज नहीं की गई थी कि वो डिग्री को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल अटॉर्नी बनता है केस को डील करने के लिए, अगर उस डीड के अंदर स्पेसिफिकली लिख दिया जाए कि अगर वो डिग्री उस बंदे के अगेंस्ट हो जाए जिसके बिहाफ पे वो अटॉर्नी आ रहा है स्पेशल अटॉर्नी, तो ये उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी जो है ना ज़िम्मेदार होगा। अगर ये स्पेसिफिकली लिख दिया जाता तो फिर तो वो पाबंद होगा स्पेशल अटॉर्नी, अदरवाइज़ नहीं होगा। द पावर ऑफ अटॉर्नी डिड नॉट इम्पोज एनी पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डिग्री। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि पिटिशनर्स की जो श्योरिटी बॉन्ड था ना, जो उन्होंने स्पेशल अटॉर्नी के बिहाफ पे सबमिट करवाया हुआ था कि वो डिग्री की सेटिस्फेक्शन हो, और जिसकी ऑप्शन के लिए शेड्यूल भी बन गया था, उसको क्या किया गया, द अटैचमेंट ऑन ऑप्शन ऑफ द पिटिशनर्स प्रॉपर्टी वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एंड सेटिस्फाइड। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको क्या किया, ऑप्शन की जो प्रोसीडिंग थी और अटैचमेंट की उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया और सेटिस्फाइड कर दिया।
अब इसमें जो लीगल प्रिंसिपल है कि जो स्पेशल अटॉर्नी होता है ना, एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो एक नुमाइंदे के तौर पे काम करता है, नॉट अ पार्टी टू द डिक्री। वो डिक्री केस की पार्टी के तौर के ऊपर वो नहीं काम कर रहा होता। हाँ, अगर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर वहाँ पे लिख दिया जाए तो तब और बात है। जो श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवाया गया था, जैसे कि होता है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लैप्स हो जाता है, कि अगर आप एक चीज़ को बिल्ड करते हैं रॉन्ग बेस के ऊपर तो मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लैप्स कर जाता है। ये रूल पहले भी था और इसमें भी यही है। चूँकि डिक्री जो एग्जीक्यूट की गई थी वो की गई थी स्पेशल अटॉर्नी के अगेंस्ट, और चूँकि स्पेशल अटॉर्नी के अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूशन करवाई ही नहीं जा सकती, तो वो जो श्योरिटी बॉन्ड दिया गया था श्योरिटी की तरफ से, तो उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी अटैचमेंट का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो श्योरिटी बॉन्ड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ इट इज सीम्स फ्रॉम एन अनलॉफुल डिटेंशन और अटैचमेंट ऑर्डर। डिक्री मस्ट बी सेटिस्फाइड अगेंस्ट द जजमेंट लेटर। तो कोर जो एक सोल्यूशन है वो ये है कि डिक्री जो है ना हमेशा जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ही सेटिस्फाई की जाएगी, किसी थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट नहीं। हाँ, अलबत्ता वो थर्ड पार्टी रिटर्न सूरत में अगर लिख के दे कि वो जजमेंट डेटर के बिहाफ पे डिक्री जो है ना वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो वो जो रिट पिटिशन थी उसको अलाउड कर दिया गया और जितने भी इम्प्यूग्ड ऑर्डर्स थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया वाइड। ठीक है, द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वाज डायरेक्टेड टू प्रोसीड लॉफुली अगेंस्ट द जजमेंट डेटर। हाँ, वो जो जजमेंट डेटर था जो फॉरेन कंट्री में रह रहा था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि उसके अगेंस्ट जो है ना आप प्रॉपर प्रोसीजर जो है ना अडॉप्ट करें। तो ये एक ईजी सी समरी थी। होप कि आपको ये कोशिश अच्छी लग रही होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट किया करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।